बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तुलबा, हमारी आज की डिस्कशन फेरो मैग्नेटिज्म के बारे में है और इससे रिलेटेड जो हमारे पास थ्योरी है उसे वेस्ट थ्योरी ऑफ फेरो मैग्नेटिज्म कहते हैं, इसके बारे में। तो आज के लेक्चर में बुनियादी तौर पे हमने फेरो मैग्नेटिज्म क्या चीज़ है उसके बारे में देखना है। बुनियादी तौर पे फेरो मैग्नेटिज्म की डोमेन काफ़ी वसी है, तो इसका कुछ हिस्सा जो है हम अपने आज के लेक्चर में कवर करेंगे और इसका कुछ हिस्सा जो है वो हम अपने सेकंड लेक्चर में कवर करेंगे। तो बुनियादी तौर पे हम स्टार्ट करते हैं जो हमने क्लासिफिकेशन सीखी थी मैग्नेटिज्म के चैप्टर के स्टार्ट में। तो अब तक हम डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म को डिस्कस कर चुके हैं। डायमैग्नेटिज्म में हमने ये देखा था कि परमानेंट डाइपोल मोमेंट जो है वो मौजूद नहीं होता। जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड डाइपोल मोमेंट जो है वो पैदा होता है, जो एक्सटर्नल फील्ड के इफेक्ट को कैंसिल करता है। इसे हम डायमैग्नेटिज्म कहते थे। पैरामैग्नेटिज्म के बारे में हमने ये कहा था कि वीक परमानेंट डाइपोल मोमेंट जो है वो मौजूद होता है और जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, वो अपने आप को एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। आज हमने फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करना है। फेरोमैग्नेटिज्म में जिस तरह पैरामैग्नेटिज्म में हमने कहा था डाइपोल मोमेंट मौजूद होते हैं परमानेंट, तो इसमें भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें बहुत स्ट्रांग परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। पैरामैग्नेटिक में तो बहुत वीक होते थे। जिस तरह पैरामैग्नेटिक मटेरियल के डाइपोल मोमेंट्स जो हैं अपने आप को अलाइन करते हैं एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में, इसी तरह फेरोमैग्नेटिज्म में भी अलाइन करते हैं। बल्कि फेरोमैग्नेटिज्म में कुछ जो डाइपोल मोमेंट्स हैं वो पहले से ही अलाइन होते हैं, जिसकी वजह से आमतौर पे समटाइम वो जो है बतौर मैग्नेट भी वर्क करते हैं, कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन शो करते हैं, जबकि एक्सटर्नल फील्ड मौजूद ही नहीं होती। और जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो इनकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो काफ़ी इन्हांस हो जाती है, स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो आइए इसकी डिटेल को देखते हैं। तो फेरोमैग्नेटिज्म उन एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती है जिसमें परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट मौजूद होता है और पैरामैग्नेटिक की तरह वीक नहीं होता, बल्कि बहुत स्ट्रांग होता है। एडजेसेंट एटम्स एक दूसरे के जो साथ साथ वाले नेबरिंग एटम हैं उनके मैग्नेटिक मोमेंट जो हैं वो ऑलरेडी अलाइंड होते हैं। पैरामैग्नेटिक में ऑलरेडी अलाइंड नहीं होते हैं, बल्कि बहुत वीक होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तब अलाइन होते हैं। ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आल्सो एग्जिबिट डाइपोल मोमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करते तब भी डाइपोल मोमेंट एग्जिबिट करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। बगैर कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किए अगर कोई मटेरियल मैग्नेटाइजेशन शो करता है तो उस मैग्नेटाइजेशन को हम स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। टेम्परेचर के साथ भी इसका ताल्लुक है। मैग्नेटाइजेशन बुनियादी तौर पे जो खुद ब खुद मौजूद है, दैट एग्जिस्ट बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। Below the Curie temperature, magnetic moments align themselves due to their mutual interaction या exchange interaction भी इसे कहते हैं। आपस में जो उनका इंटरेक्शन है उसकी वजह से खुद ब खुद एक दूसरे के इंटरेक्शन की वजह से, म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से या एक्सचेंज इंटरेक्शन की वजह से, जो एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से अलाइन होते हैं बिलो द क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन पाई जाती है। लेकिन जब आप टेम्परेचर को सर्टन लेवल यानी कि क्यूरी टेम्परेचर से बढ़ाते हैं तो जो थर्मल इफेक्ट है वो उस अलाइनमेंट को डिस्टर्ब कर देता है। उस अलाइनमेंट की डिस्टर्ब की वजह से जिस तरह से पहले अलाइनमेंट थी अब वैसी नहीं रहेगी। ठीक है, हालांकि परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट मौजूद है, परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स मौजूद हैं,
लेकिन टेम्परेचर अगर आप एक खास टेम्परेचर से ज़्यादा कर देते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट अलाइंड नहीं रहते, अलाइंड नहीं रहेंगे तो उनकी मैग्नेटाइजेशन एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो बिल्कुल ये इस तरह का रजीम आपको मिलेगा जैसा पैरामैग्नेटिक मटेरियल में आपको मिलता है। तो हम बात कर रहे थे कि क्यूरी टेम्परेचर से जब आप ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो जो थर्मल इफेक्ट्स हैं वो अलाइनमेंट को डिस्टर्ब कर देते हैं, स्पिन की अलाइनमेंट को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अबव द क्यूरी टेम्परेचर एज ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिहेव करते हैं, क्योंकि जो डिसअलाइंड मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को उसी तरह कैंसिल करते हैं जिस तरह के पैरामैग्नेटिक मटेरियल में करते हैं, और वो तब अलाइन होते हैं जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, तो अदरवाइज वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट करते हैं। तो यही बात हमारे यहाँ भी ट्रू है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो क्यूरी टेम्परेचर से अगर बिलो हो तो उसमें स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन पाई जाती है, और अदरवाइज जो है आप कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो वो मैग्नेटाइजेशन शो नहीं करेंगे, जो कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की या फेरोमैग्नेटिज्म की। तो फेरोमैग्नेटिज्म एक खास टेम्परेचर से नीचे नीचे एग्जिस्ट करती है मटेरियल्स में, उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। So ferromagnetic material gets large magnetization even in the presence of weak magnetic, मतलब थोड़ी सी भी मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दें तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएंगे। ठीक है, यही वजह है कि इनकी जो ससेप्टेबिलिटी है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में डायपोल्स एक दूसरे को अलाइन करते हैं। इनकी जो मैग्नेटाइजेशन हमने कहा ना कि वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके भी इनको मैग्नेटाइज किया जा सकता है, और स्ट्रांग मैग्नेटाइजेशन शो करते हैं। तो बाद सॉलिड मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है उनकी सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, जिन जो हार्ड मटेरियल स्पेशली होते हैं तो उनको मैग्नेटाइज करने के लिए भी ज़्यादा फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है, डीमैग्नेटाइज करने के लिए भी ज़्यादा फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है, जबकि आपके पास जो है वो सॉफ्ट मटेरियल्स होंगे तो उनको थोड़ी फील्ड अप्लाई करके आप सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन तक लेके जा सकते हैं और डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। चूँकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइनमेंट है, इसलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी होती है। ठीक है, जो कि आमतौर पे कांस्टेंट नहीं होती, और उसकी जो वैल्यू है वो एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। जैसे कि मैं भी कह रहा था कि हार्ड मटेरियल हो तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको अप्लाई करनी पड़ती है, और इसी वजह से जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक ख़ास किस्म की मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन कर्व बनाते हैं, जो आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। उसे हिस्टैरिसीस कर्व या हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं, जिसमें जब आप एक बार मैग्नेटाइज कर लेते हैं फुली मैग्नेटिक मटेरियल को, तो जब आप एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव करते हैं तो एक्सटर्नल फील्ड आपकी जब ज़ीरो हो जाती है तो तब भी मटेरियल मैग्नेटाइजेशन शो करता है। ठीक है, तो उस लूप की डिस्कशन बुनियादी तौर पे हमारे कल के लेक्चर में शामिल है। सो ये सिर्फ पॉइंट आउट किया है यहाँ हमने कि पॉजिटिव ससेप्टेबिलिटी है, और वो ससेप्टेबिलिटी एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, और उसी से हमें एक वेल नोन हिस्टैरिसीस लूप का फिनोमेना जो है वो मिलता है। एग्जाम्पल्स में बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनमें आपके पास आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, डी वाई है, इसी तरह कुछ अलाइज भी हैं, कुछ ऑक्साइड्स भी हैं लाइक MnBi है, मैंगनीज Mn आर्सेनाइड है, क्रोमियम डाइऑक्साइड है। बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो फेरोमैग्नेटिज्म एग्जिबिट करते हैं। अब आते हैं इसकी थ्योरी क्या है, बेसिक थ्योरी कैसे फेरोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन किया जा सकता है। वेस ने बुनियादी तौर पे एक थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई थी जिसे वेस थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इसमें क्लासिकल अप्रोच भी थी वेस थ्योरी में और क्वांटम अप्रोच भी थी, तो बेसिकली हमने जो आज अडॉप्ट की है वो मोस्टली क्वांटम अप्रोच है, जिसके ज़रिए वेस थ्योरी को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। वेस थ्योरी के दो बेसिक हाइपोथेसिस थे, दो अजम्पशंस थी। तो पहली अजम्पशन क्या है जी
कि अगर कोई स्पेसिमेन हो आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, जिसके पास जो है वो दैट कंटेन अ नंबर ऑफ स्मॉल रीजन्स कॉल्ड डोमेन्स, उसके अंदर छोटे छोटे जो है वो रीजन्स बनते हैं, स्मॉल रीजन्स बनते हैं, जिनको हम मैग्नेटिक डोमेन्स कहते हैं। ठीक है, जो कि इंडिविजुअली स्पॉन्टेनियसली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसके सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन में अलाइन है, एक और है उसके जो डाइपोल मोमेंट्स हैं वो दूसरी डायरेक्शन में अलाइन है। तो हर एक इंडिविजुअली स्पॉन्टेनियसली मैग्नेटाइज्ड है। ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड, its magnitude in specimen is determined by vector sum of magnetic moments of individual domain। तो मटेरियल में जितने भी डोमेन्स हैं, जो एवरेज आपके पास मैग्नीट्यूड बनेगी स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन की, वो सारी की सारी डोमेन्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको वेक्टोरिकली सम करेंगे, ऐड करेंगे एक दूसरे के अंदर, तो आपके पास ओवरऑल स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन पूरे मटेरियल के लिए जो है वो आ जाएगी। इसके साथ साथ द स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन ऑफ ईच डोमेन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सचेंज फील्ड। ठीक है, एक्सचेंज फील्ड या म्यूचुअल फील्ड हम इसको कह रहे हैं, बी से उसको हम जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सचेंज फील्ड, हर डोमेन की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, वो दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है। तो डोमेन्स की जो म्यूचुअल फील्ड है उसे हम एक्सचेंज फील्ड जो है वो कहेंगे, बी से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, विच टेंड्स टू प्रोड्यूस पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ द एटॉमिक डाइपोल्स। और वो फील्ड जो है वो डोमेन्स को एक दूसरे के पैरेलल करने की कोशिश करती है। द फील्ड इज अज्यूम्ड टू बी प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ ईच डोमेन। और जितनी डोमेन्स की मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगी तो वो जो म्यूचुअल या एक्सचेंज फील्ड होगी वो उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। उसके लिए मैथमेटिकल रिलेशनशिप आप लिख सकते हैं, एक्सचेंज फील्ड बी ई इज इक्वल टू लैम्डा एम, यानी कि लैम्डा यहाँ पे कांस्टेंट है, सो एक्सचेंज फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द डोमेन्स। सो लैम्डा कांस्टेंट है, इसको हम वेस्ट फील्ड कांस्टेंट कहते हैं, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता ये कांस्टेंट। तो अब कुछ फर्दर डिटेल में जो है वो इसे डिस्कस करते हैं। हम हमेशा मैग्नेटाइजेशन की और जो आपके पास एक्सचेंज फील्ड है उसकी एवरेज वैल्यू जो है वो यूज करते हैं फॉर द डोमेन्स। ठीक है, सो द फील्ड बी इज आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर फील्ड। ये जो स्पॉन्टेनियस फील्ड है इसको आप मॉलिक्यूलर फील्ड भी कहते हैं, वेस्ट फील्ड भी कहते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू द फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड जो आप अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे आयरन के लिए वो कहता है जो इंटरनल फील्ड है इसकी वो अराउंड 1000 टेस्ला के बराबर होती है। तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर सारी डोमेन्स खुद ब खुद अलाइन हो तो उनके दरमियान जो फील्ड इंटरेक्शन है वो 1000 टेस्ला होगा। लेकिन चूंकि आयरन सॉलिड है और डोमेन्स रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं तो सारी अलाइंड नहीं होती, जिसकी वजह से इतनी स्ट्रांग मैग्नेटाइजेशन जो है वो नॉर्मली हमें नज़र नहीं आती। सो जो आपके पास इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड होगी उसमें दो चीज़ें अब हम शामिल करेंगे, क्योंकि आपके पास केस है ना कि मटेरियल को आपने एक्सटर्नल फील्ड में रखना है या नहीं रखना। तो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड में दोनों तरह की मैग्नेटाइजेशंस होंगी, दोनों तरह की मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, जो इंटरनल है जिसे आप एक्सचेंज फील्ड कह रहे हैं, और जो एक्सटर्नल है क्या बी, जो सिंपल मैंने लिखा है, जो एक्सटर्नली आप अप्लाई करते हैं बी, और जो इंटरनली प्रेजेंट है बी ई एक्सचेंज फील्ड। तो दोनों का जो सम होगा वो आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी। एक बात ध्यान में रखें, मैग्नेटिक फील्ड चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो सम से हमारी जहाँ भी मुराद होगी वो मैग्नेटिक सम, वेक्टर सम होगा। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने बी की वैल्यू को पहले फाइंड आउट किया हुआ है तो बी प्लस लैम्डा एम के बराबर आ जाएगा। थ्योरी को जो हमने डिस्कस करनी है बेसिकली ये क्वांटम बेस्ड थ्योरी है, यानी कि हमने क्लासिकल लैंग्वेज थ्योरी को बुनियादी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया, जो कि वेस्ट ने ओरिजिनली शुरू में इस्तेमाल किया था, फिर उसकी मॉडिफिकेशन क्वांटम मैकेनिकल फॉर्म में भी मौजूद है। तो थ्योरी की डिटेल में जाने के लिए हम कंसिडर करते हैं अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कंटेन एन एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ईच हैविंग टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, जे के बराबर उसका क्वांटम नंबर होगा जिसको हमने यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट किया। द मैग्नेटाइजेशन कैन बी फाउंड यूजिंग रिलेशन।
सो क्वांटम के हवाले से जो है वो मैग्नेटाइजेशन का हमारे पास ये रिलेशन बनता है, एन जी जे म्यू बी बी जे ऑफ एक्स। इसमें कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जिनसे आप फेमिलियर नहीं हैं। मिसाल के तौर पे एन का तो हमने बता दिया कि नंबर ऑफ एटम है, जे मैग्नेटाइजेशन क्वांटम नंबर है, ठीक है। एंड म्यू बी जो है मैग्नेटिक मोमेंट हो गया आपके पास। अब जी का आपको नहीं पता और डी जे ऑफ एक्स का आपको नहीं पता। तो ये बुनियादी तौर पे जी की बात करें तो स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का जब आप कॉम्बिनेशन लेते हैं तो जी उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और जी के लिए ये रिलेशनशिप जो है हम यूज करते हैं, ये पीछे नीचे हमने जो डिफाइन किया है, जे ऑर्बिटल क्वांटम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है और एस जो है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। सो जहाँ एल एस कपलिंग होती है या जे एस कपलिंग होती है वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे लैंडी फैक्टर कहते हैं एंड इट्स वैल्यू इज 2 if the net angular momentum of the dipole is due to electron spin। अगर सिर्फ स्पिन की वजह से हो तो इसकी वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी, ठीक है। जे को 0 पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी और इसकी वैल्यू 1 होगी इफ इट इज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ओनली, ठीक है। सो जी को लैंडी फैक्टर कहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में शायद आप लोगों ने जो है इसको पहले स्टडी भी किया हो। दूसरी चीज जो है वो बी जे ऑफ एक्स, इसे ब्रिलियन फंक्शन भी कहते हैं, बी जे ऑफ एक्स। और इसको जो है वो इस रिलेशनशिप से आप डिफाइन करते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। ब्रिलियन फंक्शन कहते हैं बी जे ऑफ एक्स, ठीक है। जे के बारे में आप जानते हैं कि क्या चीज है, ठीक है। इसमें एक्स इस्तेमाल हुआ है और एक्स उसी तरह है जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है लैंगवेन थ्योरी में एक एक्स इस्तेमाल किया था जब आपने लैंगवेन फंक्शन को जो है वो डिफाइन किया था। सो यहाँ पे जब क्वांटम मैकेनिकली डील करते हैं तो लैंगवेन फंक्शन इज रिप्लेस्ड बाय ब्रिलियन फंक्शन, ठीक है। और इसमें एक्स की वैल्यू जो होती है वो होती है जी जे म्यू बी बी इफेक्टिव ओवर के टी। बी इफेक्टिव की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास इसका ये रिलेशनशिप बन जाएगा, ये बी प्लस लेमडा एम, ये हम पहले डिफाइन करके आए हैं। सो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन हो अगर और एक्सटर्नल फील्ड 0 हो तो एक्स की वैल्यू जो है वो सिर्फ ये रह जाएगी। आप बी को यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो ये रिलेशनशिप बन जाएगा जी जे म्यू बी लेमडा एम ओवर के, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू आपके पास बन जाएगी। एक्स की वैल्यू से आप मैग्नेटाइजेशन एम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये के टी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और एम के साथ बाकी जो वैल्यूज हैं वो सारी डिवाइड हो जाएंगी। चूँकि टेम्परेचर डिपेंडेंट है मैग्नेटाइजेशन जो स्पॉन्टेनियस है, इसलिए हमने इसको एम ऑफ टी लिखा है, मैग्नेटाइजेशन एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि ये वैल्यू जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। एम ऑफ टी इसलिए लिखा है कि टेम्परेचर की डिपेंडेंस को शो करता है, ठीक है। सो ये आपके पास रिलेशनशिप आ गया स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन के लिए, उसको हम एम ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू को आपने 0 के बराबर पुट किया। सो ये वही एम ऑफ टी का रिलेशनशिप है। अगर आप कहते हैं कि टेम्परेचर अप्रोचेस टू 0, अगर टेम्परेचर 0 को अप्रोच करेगा तो एक्स जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। एक्स अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो आपका जो ब्रिलियन फंक्शन है बी जे ऑफ एक्स ये 1 को अप्रोच करेगा, ठीक है। ये फंक्शन जो है आपका 1 को अप्रोच करेगा। मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन देमसेल्फ पैरेलल टू द फील्ड, ठीक है। टेम्परेचर 0 रखा है, मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई की है, तो क्या कहते हैं उसे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो है वो डाइपोल्स अपने आप को जो है वो अलाइन करेंगे एंड द मैग्नेटाइजेशन बिकम द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। चूंकि टेम्परेचर का इफेक्ट तो है नहीं, आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी है, तो सारे डाइपोल मोमेंट जितने पॉसिबली अलाइन हो सकते थे उतने अलाइन हो जाएंगे, तो जो मैग्नेटाइजेशन होगी उसे आप सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन कहेंगे, ठीक है। एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे हम इसको ले रहे हैं तो यहाँ पे एम एस ऑफ 0 इसको जो है वो कंसीडर करेंगे, एम एस ऑफ 0, ठीक है। और इसके लिए जो रिलेशनशिप हम यूज करेंगे एम एस ऑफ 0 फाइंड आउट करने के लिए, वो आपकी ये बेसिक इक्वेशन है। इसके अंदर आपने जो है वो डी जे ऑफ एक्स को 1 के बराबर पुट कर देना है
तो ऑलरेडी ये आपके पास सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन आ जाएगी। ठीक है, सो आपने यहाँ पे जे एफ एक्स को जो है सिंपली पुट कर दिया है 1 के बराबर, क्योंकि आपने उसकी अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट की है कि अगर टेम्परेचर 0 को अप्रोच करे और एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो बी जे एफ एक्स 1 को अप्रोच करेगा, तो आपने उसकी वैल्यू 1 पुट कर दी। अब इन दोनों फील्ड्स को ऊपर हमने जो फाइंड आउट किया वो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन है, नीचे हमने जो किया वो फील्ड की मौजूदगी में सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है। इन दोनों की रेशो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर सकती है। सो आपने उसकी रेशो ली एम ऑफ टी ओवर एम एस ऑफ 0, ठीक है, इज इक्वल टू दिस। इन दोनों की आप रेशो ले लें तो ये आपके पास रिलेशनशिप आ जाएगा। आल्सो अगर आप इस इक्वेशन को अज्यूम करें जिससे हमने जो है सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन फाइंड आउट की थी और ये आपके पास सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू हो, तो इस रेशो को बी जे एफ एक्स भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये वैल्यू उठा के इसकी सारी की जगह पे अगर आप एम एस ऑफ 0 पुट कर दें, ठीक है, सो एम इज इक्वल टू एम एस ऑफ 0 बी जे एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो m डिवाइडेड बाई एम एस ऑफ 0 बी जे एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। सो ये दो इक्वेशंस हैं जो दो डिफरेंट सिचुएशंस को डिस्क्राइब करती हैं। यहाँ पे ये रेशो बुनियादी तौर पे ब्रिलियन जो फंक्शन है उसके बराबर आ रही है। ब्रिलियन फंक्शन की कर्व जो है आमतौर पे जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ठीक है, जबकि ये जो रिलेशनशिप है इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो अगर आप देखें तो कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर के अगेंस्ट या एक्स के अगेंस्ट आप इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप देखना है हमने, एक्स एक्सिस पे आपने एक्स को रखा है और वाई एक्सिस पे आपने रखा है रेशो को स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन के और सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन की रेशो को रखा है आपने। इसमें अगर आप देखें तो ये आपकी जो लास्ट इक्वेशन थी जिसमें जो रेशो है वो भी जे एफ एक्स के बराबर थी, उसका अगर आप एक्स के अगेंस्ट ग्राफ ड्रा करें तो ये कर्व बनती है जो ओरिजिन से शुरू होती है, ठीक है, आपके पास ये कर्व बनती है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर इसको देखें आप, इस रिलेशनशिप को अगर आप देखते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बिहेवियर जो है वो शो करती है। इसका मतलब ये रेशो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्स जैसे जैसे बढ़ता है तो इस इक्वेशन का ट्रेंड जो है आपके पास क्या शो करता है कि एक्स के अगर टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखें तो, ठीक है, तो इसका मतलब बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये रेशो। तो ये रेशो इस तरह से जो है वो इंक्रीज करती है। अब ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। आगे की हमारी मोस्टली डिस्कशन बुनियादी तौर पे इसी ग्राफ पर बेस करेगी। सो एट टेम्परेचर इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर TC, ठीक है, दिस लाइन इज टेंजेंट टू द ब्रिलियन फंक्शन एट द ओरिजिन। ठीक है, ये लाइन ओरिजिन पे जो है वो टेंजेंट है। टेंजेंट लाइन होती है जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे जो है वो पास, तो ये ओरिजिन पे पास करती है। ठीक है, इस पॉइंट पे मैग्नेटाइजेशन को डिफाइन करना जो है वो मुश्किल है। अनस्टेबल मैग्नेटाइजेशन आपके पास होती है क्योंकि एक्स की वैल्यू को आपने जो है वो 0 रखा एट द ओरिजिन। लेकिन यही लाइन जो है वो एक और पॉइंट P पे भी जो है वो इंटरसेक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, एक और पॉइंट P पे भी इंटरसेक्ट करती है मैग्नेटिक सॉरी इसको ब्रिलियन फंक्शन को। तो इस पॉइंट को भी जो है वो डिफाइन की। ये कर्व है आपके पास T लेस देन TC के केस में। ठीक है, सो अनदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपेयर्स एट पॉइंट P i.e. फॉर द कर्व T लेस देन TC, जो टेम्परेचर अगर आपने फ्यूरी टेम्परेचर से लेस लिया है, विच इंडिकेट्स अ नॉन जीरो वैल्यू ऑफ m। ठीक है, जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन की नॉन जीरो वैल्यू जो है वो शो करता है। ठीक है, फॉर जीरो एक्सटर्नल फील्ड। अब ये देखें ये कर्व इस पॉइंट के बाद जो है वो इससे ऊपर चली गई है। ठीक है, तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन जो आपकी सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है उससे बढ़ गई है। यानी कि अगर आप एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव भी कर लेते तो भी आपके पास स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन जो है वो बचती, वो मौजूद रहती।
ठीक है, ये कर्व इससे ऊपर चली गई है, ठीक है, इसका मतलब है कि जो नॉमिनेटर में वैल्यू है वो ज्यादा हो गई एज कम्पेयर टू दिस सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो इससे ज्यादा हो गई, इसका मतलब एक्सटर्नल फील्ड अगर जीरो भी हो तो भी कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन जो है वो मौजूद है, और वो ग्राफ में इंडिकेट भी हो रही है, और ये जस्टिफाई करती है स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन को। इस ग्राफ से जो है आल्सो एक और इंफॉर्मेशन भी हमें मिलती है, इट आल्सो फॉलोज दैट स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज with the increase in the temperature and vanishes at beyond Tc called paramagnetic QD temperature, ठीक है। सो ये आपको T इज इक्वल टू टी सी है, T इज इक्वल टू टी सी की कर्व जो है वो ब्रेलियन फंक्शन की कर्व को इंटरसेक्ट करती है, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन आपको यहाँ पे स्पॉन्टेनियस मिलेगी, जबकि टी ग्रेटर देन टी सी की वैल्यू है ओरिजिन के अलावा, आपने देखना है ओरिजिन के अलावा ये कर्व कहीं पे भी ब्रेलियन फंक्शन को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो जब टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो आपको कोई स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन जो है वो नहीं मिलेगी। लें जी, ये हमारी आज की डिस्कशन थी। इस हवाले से फर्दर डिस्कशन और हिस्टैरिसीस लूप की डिस्कशन इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इस ग्राफ से हमें और क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, हिस्टैरिसीस लूप कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हमने अगले लेक्चर में देखनी है। आज के लिए यही हमारी डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर योर अटेंशन।